दिस क्लास इज़ ऑल अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर। जब टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले टेम्पल आर्किटेक्चर का उद्भव गुप्ता पीरियड में होता है। मंदिर की शैली जो नॉर्थ इंडिया की है उसे हम नागर शैली कहते हैं, और नागर शैली 3 स्टेजेस में डेवलप हुआ। जो कहीं कहीं शिव जी का मंदिर है तो नंदी की मूर्ति आप देख सकते हैं, बट साउथ इंडिया में आप देखेंगे कि तो इन टावर्स की विशेषता क्या है कि मंडप के ऊपर भी कुछ कुछ टावर्स बने होते हैं, बट ये टावर्स शिखर से बहुत डिफरेंट हैं। नया वर्ष आने वाला है, ठीक है, नई प्रतिज्ञा लीजिए और नई प्रतिज्ञा के साथ इस एग्जाम को क्लियर करिए। तो उड़ीसा टेम्पल का उद्भव अर्ली मेडिवल इंडिया में हुआ है, और किस युग को हम अर्ली मेडिवल कहते हैं? बेसिकली जो सन टेम्पल था कोणार्क का, इसको तांत्रिक मंदिर भी माना जाता है कि कुछ तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे होते थे। तो एक तरह जहाँ हम आज कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना है, वहीं उस समय पर ये मंदिर भी समाज का आईना थे। सो हाय, वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। एंड आज आर्ट एंड कल्चर की सेकेंड क्लास है, एंड दिस क्लास इज ऑल अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर। सो एज फार एज दिस टॉपिक ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज कंसर्न्ड, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और अब भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देखो, मेंस एग्ज़ाम देखो, तो दोनों ही स्टेज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जब हम पेपर देखते हैं आर्ट एंड कल्चर का यूपीएससी में, सो 40 से 45% ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम टेम्पल आर्किटेक्चर। एंड मेंस एग्जामिनेशन में तो बहुत ही रिपीटेडली पूछा जाता है कि कभी चोला टेम्पल पूछ लिया, कभी नागर टेम्पल के कुछ फीचर्स पूछ लिए, कभी टेम्पल्स पे बुल और लायन का सिंबल क्यों बना हुआ है ये पूछ लिया। तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक as far as art and culture in UPSC exam is concerned। and आप बिना टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़े यूपीएससी की प्रिपरेशन और बेसिकली आर्ट एंड कल्चर की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं समझ सकते हो। तो आज इस पर बात करते हैं। और टेम्पल आर्किटेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन नागर स्टाइल टेम्पल। अगर बात किया जाए कि टेम्पल का उद्भव भारत में सबसे पहले कब हुआ, तो वो गुप्ता पीरियड में हुआ, और गुप्ता एज में जो टेम्पल इमर्ज हुआ भारत में उसको बोलते हैं नागर टेम्पल। तो नागर मंदिर शैली, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा नागर मंदिर शैली की उत्पत्ति के बारे में भी बात करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे नागर मंदिर शैली के डिफरेंट टाइप्स। फिर उनके टाइप्स के बाद देन वी विल मूव ऑन टू द द्राविड़ टेम्पल। द्राविड़ टेम्पल साउथ इंडियन टेम्पल है, और साउथ इंडियन टेम्पल का उद्भव 6th सेंचुरी बीसी में होता है, 6th सेंचुरी एडी। तो 6th सेंचुरी बीसी बहुत आगे हो जाएगा, 6th सेंचुरी एडी में होता है। एंड 6th सेंचुरी एडी में जब पल्लव और चालुक्य साउथ इंडिया में रूल कर रहे होते हैं, तो जो स्टाइल पल्लवों के पैटर्न से डेवलप हुआ उसे द्राविड़ बोलते हैं, और जो स्टाइल चालुक्य वंशज रूलरों के द्वारा डेवलप हुआ उसे विसारा स्टाइल कहते हैं। उसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो टेम्पल से रिलेटेड हैं, हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर, और हम स्टार्ट करेंगे नागर टेम्पल से, जो कि है नॉर्थ इंडिया की टेम्पल स्टाइल। सो एज फार एज टेम्पल आर्किटेक्चर इज कंसर्न, जब टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले टेम्पल आर्किटेक्चर का उद्भव गुप्ता पीरियड में होता है। और गुप्ता पीरियड में जब इसका उद्भव होता है तो आ, कई स्टेजेस में होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम ये जानें कि टेम्पल आर्किटेक्चर का उद्भव किन स्टेजेस के थ्रू हुआ। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं कि जब हम गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो गुप्ता पीरियड को हम कहते हैं कि गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए आर्किटेक्चर के फील्ड में गुप्ता पीरियड में, जो कि उस एज के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण था। और टेम्पल आर्किटेक्चर तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था जो उस टाइम पे लिया गया। इसके अलावा ये बात भी कह सकते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर बनने से हिंदू धर्म का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ। इस बात का मतलब यह होता है कि एक तरह से हिंदू धर्म को एक प्रॉपर वे में प्रोपगेट करना, और उसको उसकी चीज़ों को, उससे संबंधित विभिन्न विषयों को, उससे संबंधित विभिन्न चीज़ों को एक जगह संग्रहित किया जा सकता है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर जब बनना स्टार्ट हुआ तो एक और बात उठती है कि क्या धार्मिक टेक्स्ट में, धार्मिक लिटरेचर में कहीं कहीं
टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में मेंशन है कि बनना कैसे चाहिए, कहाँ बनना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें 2 बुक्स हैं, देयर आर 2 बुक्स व्हिच मेंशन्स अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर कि टेम्पल आर्किटेक्चर की प्लानिंग कैसे हो और कहाँ पे हो और किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए मंदिर बनाते वक़्त। सो ये 2 जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है? या आपको आप कहें कि धार्मिक टेक्स्ट है उसमें से एक, तो उसमें से सबसे पहला है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। मैं लिख रहा हूँ इस पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण। सो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कुछ बातों का जिक्र है, जैसे कि टेम्पल बनाते वक्त पंचभूत तत्वों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। जहाँ पे पंचभूत तत्व, आप सभी को पता होगा कि क्या पंचभूत तत्व है। वैसे मैं रिपीट करना चाहूँगा कि पंचभूत तत्व इंक्लूड्स, ठीक है, एयर, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, स्काई। सो ये ये तत्व जहाँ पे बहुतायत में होते हैं, जहाँ पे इनकी महत्ता ज़्यादा होती है, उन जगहों पर मंदिर बनाना अ, मंदिर बनाना और या मंदिर बनाने का काम किया जा सकता है। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखित मिलता है। इसके अलावा जहाँ तक वास्तुकला की बात आती है, एक और किताब है जो आप सभी परिचित होंगे, नाम से तो बिल्कुल ही परिचित होंगे, बट मे बी आपको ये नहीं पता होगा कि टेम्पल आर्किटेक्चर से भी संबंधित है। तो दैट इज़ वास्तुशास्त्र। तो वास्तुशास्त्र के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि जब घर बनाया जाता है तो वास्तुशास्त्र का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र इज़ द अनदर बुक। नाउ अब किताबों के बाद आगे बढ़ते हैं कि टेम्पल आर्ट जो नॉर्थ इंडिया का है या मंदिर की शैली जो नॉर्थ इंडिया की है, उसे हम नागर शैली कहते हैं। और नागर शैली 3 स्टेजेस में डेवलप हुआ गुप्ता पीरियड में। सो 3 स्टेजेस में अब एक-एक करके देखते हैं कि ये स्टेजेस क्या हैं। देन सो पहला स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज में जो टेम्पल डेवलप हुआ, इट वाज ऑन अ ग्राउंडेड प्लेटफॉर्म। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सतह से सटकर, डन, तो ग्राउंडेड प्लेटफॉर्म। तो ये इसका मतलब कि इस टेम्पल को बनाने के लिए कोई सीढ़ियाँ या ऐसे कुछ नहीं बनाई गई हैं, एकदम सतह से चिपक कर। फिर उसके अलावा टेम्पल वॉज फ्लैट रूफ, ठीक है, एज यू कैन सी कि फ्लैट रूफ है, जैसे लिंटल रूफ भी बोलते हैं, तो लिंटल रूफ है टेम्पल का। और ये जो पार्ट है, इसको आप कह सकते हैं कि ये गर्भगृह है, कि जहाँ पे भगवान की मूर्ति रख के उनकी पूजा की जाती होगी। ये जो पार्ट है दैट कि सामने एक छोटी सी गैलरी बना दी और उसमें पिलर्स लगा दिए, बट ये पिलर्स जो होते थे, ये पिलर डेकोरेशन के पर्पज से होते थे, ये टेम्पल को इन डेप्थ मजबूती देने के लिए नहीं होते थे। इसके अलावा फ्लैट रूफ है और ये जो चैम्बर है, ये चैम्बर का भी शेप स्क्वायर है। तो ये तो था कि पहले स्टेज का टेम्पल कि कैसे डेवलप हुआ, और इसका एग्जाम्पल है पहले स्टेज का टेम्पल, टेम्पल नंबर 17 ऑफ सांची। आप भी सोच रहे होंगे कि ये नंबरिंग क्यों है। तो टेम्पल नंबर 17 ऑफ सांची, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों ने देखा होगा सांची में कि बहुत सारे टेम्पल एक जगह पे हैं, और जब कार्बन डेटिंग या डिफरेंट मेथड्स के थ्रू उनकी एज पता की होगी, तो ये जो 17वें पोजीशन पे जो टेम्पल था वही सबसे पुराना था, और उससे पुराना कोई भी टेम्पल भारत में दिखता नहीं है। तो इसीलिए ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया नाम है कि टेम्पल नंबर 17 ऑफ सांची। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा पहले स्टेज की बात। दूसरे स्टेज में क्या डेवलपमेंट है कि दूसरे स्टेज में अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो एक ऊंची जमीन पर सीढ़ियों के थ्रू, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। अब ये अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे जो पिछले स्टेज में डेवलपमेंट था वो सब चीज़ें कंटिन्यू रही, जैसे कि फ्लैट रूफ स्क्वायर टेम्पल। तो आप ये मान लीजिए कि सपोज करिए कि आप ये स्क्वायर यहाँ पे टेम्पल है, ठीक है, तो फ्लैट रूफ स्क्वायर टेम्पल, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा कि FST, तो फ्लैट रूफ स्क्वायर टेम्पल। बट अभी एक चेंज क्या है कि अप्रेज प्लेटफॉर्म पे है। इसके अलावा अनदर डेवलपमेंट एट दिस टाइम कि कुछ कुछ जगहों पे
एक मंजिल मंदिर ही नहीं, जबकि 2 मंजिल मंदिर भी थे, ठीक है? तो कुछ-कुछ जगहों पे 2 मंजिल मंदिर भी थे और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि कहीं-कहीं साइड में रेलिंग्स भी बनी हुई थी। तो थोड़ा बहुत आगे डेवलपमेंट हो रहा है सेकंड स्टेज में और इस स्टेज का परफेक्ट एग्जांपल है पार्वती टेम्पल ऑफ नाचना कुथारा, मध्य प्रदेश से। तो पार्वती टेम्पल नाचना कुथारा मध्य प्रदेश से। तो ये इस स्टेज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पल से। सो नेक्स्ट स्टेज तीसरा स्टेज जिसको कहते हैं कि ये फाइनल स्टेज था, जिस स्टेज से नागर मंदिर शैली डेवलप हुई। तो इस स्टेज में क्या डेवलपमेंट है, जैसा कि मैंने बनाया कि अप्रेस प्लेटफॉर्म तो है, आप चाहें तो इस इमेज में आप सीढ़ियाँ भी कंसिडर कर लीजिए और फिर उसके बाद दिन अप्रेस प्लेटफॉर्म के बाद दिन जो गर्भगृह है जहाँ भगवान की मूर्ति रख के पूजा होती है, तो गर्भगृह यहाँ पे भी स्क्वायर शेप में ही है, बट एक नया डेवलपमेंट ये है कि गर्भगृह के ऊपर एक वक्राकार लीनियर डायरेक्शन में, तो वक्राकार बट अपवर्ड गोइंग डायरेक्शन में एक टॉवर बनता है और इस टॉवर को हम कहते हैं शिखर। तो इसको दिस इज अ कर्वी लीनियर टावर। तो कर्वी का मतलब आप समझ रहे हो कि वक्र, बट लीनियर का मतलब गोइंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। तो शिखर क्या है कि एक कर्वी लीनियर टावर है और शिखर ही आइडेंटिटी है नागर शैली के मंदिरों की। तो इस स्टेज को कहा जाता है कि जो भी बना थर्ड स्टेज में, उसी से आगे चलकर इम्प्रोवाइज होकर और अच्छे अच्छे नागर शैली के मंदिर बने। तो अब अप्रेस प्लेटफॉर्म भी है, पीछे के स्टेज से भी कुछ कंटिन्यूएशन है, बट देन द बेस्ट फीचर इज द शिखर। एंड इस स्टेज का अगर टेम्पल का एग्जाम्पल कंसिडर किया जाए तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है दशावतार मंदिर, दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ इन बुंदेलखंड एरिया और झांसी एरिया, यू कैन से कि देवगढ़ यूपी में। फिर उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कानपुर में भीतर गांव टेम्पल ऑफ कानपुर। तो भीतर गांव टेम्पल ऑफ कानपुर। सो इन एग्जाम्पल्स को कीप इन कंसिडरेशन, यूज करिए जब कभी भी आपको किसी स्टेज में लिखने की जरूरत हो, और फिर अगर जो प्रीलिम्स में पूछता है तो ऑलरेडी इट विल बी द आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है नागर शैली के मंदिर। तो अब तीसरे स्टेज के बाद नागर शैली का मंदिर डेवलप होता है और नागर मंदिर, तो मैंने जैसा कि यहाँ पे ये पिक्चर बनाया है, और आप सोच रहे होंगे कि क्या एग्ज़ाम में अगर मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो क्या इमेजेस बनाना इम्पॉर्टेंट है? आई वुड say to you, it is very important. Done. So it is very important to create images in the mains examination when you're writing an answer. क्योंकि देखो, इमेजेस जब बनाते हो तो आप सबसे पहले एग्जामिनर को ये एक आइडिया देते हो कि आपको पता है, ठीक है? और इमेजेस का मतलब कि सिर्फ इमेज बना के छोड़ नहीं दिया, उसमें लेबलिंग करनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लेबलिंग करने का यहाँ पे क्या औचित्य है कि उसे एग्जामिनर को समझ में भी आता है और उसको बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपके पिन पॉइंटर जो आपने लिखा है वो मतलब उसको आपने हाईलाइट किया तो वो पढ़ के आराम से इजीली बहुत कम समय में आपके आंसर को इवैल्यूएट कर सकता है। एनीवेज, तो ये आप एक बार देखो कि इसमें पिछले स्टेज से क्या कंटिन्यूएशन है, या फिर देन थर्ड स्टेज। तो यही स्टेज है जिसकी वजह से ये थर्ड स्टेज की वजह से शिखर डेवलप हुआ। अब ये जो अप्रेज प्लेटफॉर्म है, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि अप्रेज प्लेटफॉर्म या जो ऊंचाई का प्लेटफॉर्म है, इसको अब एक नाम दिया गया है और ये नाम है जगती।
जगती के बाद दिन स्टेयर्स देखिए तो नागर शैली के मंदिरों में एक विशेषता यह है कि नागर शैली के मंदिरों में जनरली, ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह हो सकते हैं, ठीक है, बट जनरली बाउंड्री वॉल नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली सीढ़ियां होंगी। अब जब आप इसमें आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, जिसमें ये सफेद सफेद आपको पिलर की तरह दिख रहे हैं, ये पिलर ही हैं, ठीक है, सो दे आर द पिलर्स एंड ये इन डेप्थ पिलर्स हैं। इसका मतलब कि ये पिलर ना कि सिर्फ साजो सज्जा के लिए हैं, बट उसके अलावा ये डीप जा भी रहे हैं जमीन के अंदर, ताकि पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिल सके। तो ये इन डेप्थ पिलर्स हैं। फिर आप जब यहां से एंटर करते हैं, जब मंदिर में एंटर करते हैं, तो जो पहला भाग होता है मंदिर का सीढ़ियों से, उसको अर्धमंडप कहते हैं, ठीक है। तो अर्धमंडप में, अब ये बात को आप समझिए कि अर्धमंडप में टेम्पल के प्रकार के हिसाब से, या टेम्पल किस देवता, किस दैट देवी को डेडिकेटेड है, उस हिसाब से भी कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। तो जैसे कि नॉर्थ इंडिया में अगर जो अर्धमंडप की बात करें, तो इस जगह पे जनरली बहुत कुछ नहीं बना होता है, ठीक है। इस जगह पे अगर जो कहीं कहीं शिव जी का मंदिर है, तो नंदी की मूर्ति आप देख सकते हैं, बट साउथ इंडिया में आप देखेंगे कि अर्धमंडप में कुछ न कुछ ज़रूर होता है। तो वो बात हम करेंगे जब द्राविड़ शैली के टेम्पल की हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो मंडप है, ये क्या है? ये प्रेयर हॉल है। फिर उसके बाद दिन आप मंडप से आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका गर्भगृह हो गया। तो गर्भगृह अंग्रेजी में हम सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं, बट नाम की महत्ता क्या है? गर्भगृह, व्हाट इज गर्भ? गर्भ से पैदाइश होती है, ठीक है। तो वो चैम्बर जहां से नई पैदाइश हो। तो एक तरह से टेम्पल की फिलॉसफी भी आप समझें कि टेम्पल आर्किटेक्चर अगर बनाया गया है, तो उसके भी पार्ट्स की महत्ता है। और जैसे गर्भगृह का मतलब ये है कि जब आप एक पूर्ण डेडिकेशन से, भगवान के तरफ डिवोशन से आप मंदिर के गर्भगृह में जब जाते हैं, और आप अपने कैरेक्टर के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने आप को प्योरीफाई करते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली बेंड करते हैं, तो एक तरह से आपका ये नया जन्म होता है। तो इसीलिए इस चैम्बर को बोलते हैं गर्भगृह, जहां से हर अच्छी बातों की उत्पत्ति होती है। डिपेंड्स ऑन कि व्हाट वी आर कैरिंग टू द मेन चैम्बर ऑफ द टेम्पल। तो हम अगर जो अपनी वही दूषित बातें लेकर अगर मंदिर के चैम्बर में जाते हैं और वही लेकर बाहर वापस आते हैं, तो ये आपके लिए या मेरे लिए या किसी के लिए भी, हम सभी के लिए गर्भगृह नहीं होगा, क्योंकि हमारे में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसको समझने की कोशिश करें। देन अब ये जो शिखर है, शिखर भी समझिए, ठीक है। शिखर जो बनता है, ठीक है, एक तरह का ऑब्वियसली आर्ट है, ठीक है, कि इस शेप में होगा तो ऐसा दिखेगा, वैसा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। वो एक आर्टिस्ट की परिकल्पना है कि किस तरह से बनाना चाहिए। लेकिन आर्टिस्ट की परिकल्पना अपनी जगह पे इस शिखर की भी महत्ता है। इस शिखर को ये माना जाता है कि ये हिंदू लिटरेचर में मेंशन्ड जो पर्वत हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो भगवान से संबंधित हैं, तो ये उनको दर्शाता है। तो जहाँ तक बात आती है हिंदू लिटरेचर में वर्णित, ठीक है, वर्णित दैट पर्वत या माउंटेन्स, तो ये कैलाश पर्वत को दिखाता है या मेरू पर्वत को। तो शिखर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइदर कैलाश पर्वत और मेरू पर्वत। डन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है अम्लक। अम्लक क्या है? तो अम्लक एक हॉरिजॉन्टल डिस्क है, ठीक है। जैसे सीडी डिस्क होता है आपके पास, तो वैसे ही एक डिस्क है, ठीक है, जो मंदिर के ऊपर की तरफ ग्रोथ को रोकता है, मंदिर को एक पॉज देता है, और उसके ऊपर, ठीक है, फिनियल बनाया जाता है। तो फिनियल क्या है कि सबसे अंतिम पार्ट है, और अंतिम पार्ट में बहुत सारे एक कॉमन नेम है फिनियल, लेकिन फिनियल कई तरह के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मंदिर का ध्वज भी हो सकता है, कलश भी बनाया जा सकता है, शिव जी का मंदिर है तो त्रिशूल भी बनाया जा सकता है। तो इसका शेप चेंज हो सकता है। डन। अब यहाँ पे एक पार्ट ये जो अलग कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है, दैट इज एम्बुलेटरी पैसेजवे। तो एम्बुलेटरी पैसेजवे क्या है कि ये परिक्रमा पथ है।
जैसा कि बुद्धिज़्म में जब आप पढ़ोगे तो स्तूपा के अराउंड प्रदक्षिणा पथ होता है, ठीक है? और मंदिर में हम इसको परिक्रमा पथ कहते हैं। तो परिक्रमा पथ कि जब आप कभी किसी मंदिर जाते हो तो किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप भगवान के दर्शन आपने कर लिए, तो आपको आगे क्या करना है। जनरली आप उस पथ पे बढ़ते जाते हो कि जहाँ पे गर्भगृह है उसका आप एक चक्कर लगाते हो, या 1 या 3 या 5 या 7, डिपेंडिंग ऑन कि क्या उस मंदिर की परंपरा है। तो ये परिक्रमा पथ है। देन तो ये दिखाता है कि जो उत्पत्ति का स्थल है वही आपके लिए सबसे सैक्रेड है मंदिर में, तो उसकी परिक्रमा करना। तो ये तो एम्बुलेटरी पैसेजवे हो गया। अब ये जो टावर्स हैं जो मंडप के ऊपर हैं, एंड इसको हमने लिखा है फमशान। तो इन टावर्स की विशेषता क्या है कि मंडप के ऊपर भी कुछ कुछ टावर्स बने होते हैं, बट ये टावर्स शिखर से बहुत डिफरेंट हैं। शिखर से इसलिए डिफरेंट हैं कि आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइंस हैं, दो इंक्लाइंड हैं, तो स्ट्रेट लाइंस हैं, इंक्लाइंड है, बट इसके जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड लाइंस हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन है, बेस इनका बहुत चौड़ा है और ऊपर जाके ये मिल रहे हैं। तो इस तरह के टावर्स को फमशान कहते हैं, और जनरली फमशान टावर्स मंडप पे बनाए जाते हैं। तो ये तो वो बातें हो गई जो आपको इसमें दिख रहा है। इसके अलावा भी नागर मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, जो मैं आपको लिख के बताता हूं, ठीक है। तो अदर फीचर्स में नागर के कुछ चीजें ऐसी हैं। तो एक फीचर है कि ग्राउंड प्लान। अब ग्राउंड प्लान क्या है, तो एक इमेज बनाते हैं। ग्राउंड प्लान नागर मंदिरों का क्रूसीफॉर्म होता है, ठीक है। अब क्रूसीफॉर्म है क्या, समझिए इस बात को कि क्रूसीफॉर्म इज बेसिकली इट लुक्स लाइक दिस, इस तरह से दिखता है। तो ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्टी होता है जब पहली बार आप किसी ऐसे टेक्निकल वर्ड को सुनो। तो है क्या ग्राउंड प्लान का मतलब, कि बहुत सिंपल सी बात आपको बताऊंगा कि आप ये सपोज करिए कि आप अपना अपना ही घर देखना चाहते हैं, ठीक है। सबके घर का आकार अलग अलग है, शेप अलग अलग है। आप ये सपोज करिए कि आपके घर के बगल में एक बहुत ऊंची इमारत है, 10 मंजिला इमारत है, 5 मंजिली इमारत है। आप उसके टॉप पे जाइए और अपने घर को देखिए। तो आपका घर सामने से कैसा दिखता है वो अलग बात है, ऊपर से आपको दिखता है कि क्या बाउंड्रीज में, किस चबूतरे में आपका घर बना हुआ है, ठीक है। तो दैट इज ग्राउंड प्लान। जनरली अब जैसे मान लो कि आप किसी मतलब इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ रहे हो, तो मैं अपने ही घर की बात करूं, ठीक है। तो मेरा घर अगर जो ऊपर से मैं देखूं तो वो मुझे आयताकार दिखेगा, ठीक है, रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखेगा। कुछ घर एकदम स्क्वायर दिखते हैं। तो इसका आप मतलब समझे कि ये जो मंदिर का ग्राउंड है, ठीक है, पृष्ठभूमि है उसकी, ठीक है, दैट इज इन दिस शेप। तो जैसे मान लो टावर्स की बात करें तो टेम्पल का, नागर का जो शिखर है, यहाँ पे गर्भगृह होगा, इसके ऊपर वो टावर होगा, तो वो अलग है, वो ऐसे यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। बट आप मंदिर का पूरा चबूतरा देखोगे तो इस शेप में होगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ग्राउंड प्लान ऑफ टेम्पल। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर फीचर, कि जनरली क्या होता है कि गर्भगृह के बाहर, ठीक है, नागर मंदिर शैली में, तो गर्भगृह के बाहर जो एंट्रेंस होता है, गर्भगृह के बाहर वो लोग कुछ इमेजेस बनाते हैं कुछ मंदिरों में, ठीक है, सब में तो नहीं बनता है बट कुछ मंदिरों में। और ये इमेजेस होते हैं या तो रिवर गॉडेस गंगा का या फिर देन रिवर गॉडेस यमुना का। तो दे क्रिएट इमेजेस ऑफ रिवर गॉडेस गंगा और यमुना। दिस इज समथिंग यूनिक, ठीक है। फिर उसके अलावा नागर मंदिरों की एक और विशेषता है कि नागर मंदिर में वाटर टैंक नहीं बनाया जाता है जनरली, ठीक है। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मैं बार बार दोहराऊंगा कि अपवाद हर जगह हो सकते हैं और अपवाद हैं भी, बट इन जनरल यहाँ पे कोई वाटर टैंक की व्यवस्था नहीं होती है। सवाल यह उठता है कि हमने बिगिनिंग में बात किया, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यह मेंशन है कि टेम्पल उसी जगह पे बनना चाहिए जहाँ पे
वाटर हो, ठीक है, एलिमेंट्स पंचभूत तत्व, तो वाटर हो, एयर हो, अर्थ हो, फायर हो, ठीक है, सो स्काई हो, तो ये एलिमेंट्स जब बहुतायत में हों तो यहाँ पे ये एक उपयुक्त स्थल है जहाँ पर मंदिर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे वाटर क्यों नहीं है? तो रीज़न है कि जनरली नागर मंदिरों को नदियों के किनारे पर बनाया जाता है। सो जब गुप्ता पीरियड में इसकी उत्पत्ति हुई तो गुप्ता के जो सबसे महत्वपूर्ण टाउन्स थे या आप बोलिए उनके शहर थे, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रयागराज, फिर काशी, उसके अलावा उज्जैन, तो ये सारे शहर तो नदी के किनारे ही हैं, तो टेम्पल्स नदी के किनारे बनते थे। और इसीलिए आप साउथ इंडिया में देखोगे कि वहाँ पे टेम्पल्स के अंदर देन मंदिरों के अंदर वाटर टैंक की व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ हैं भी, तो नदियाँ दैट समर सीजन में सूख जाती हैं। बट अगर नॉर्थ की बात करें तो नदियाँ भी हैं और समर सीजन में भी पानी रहता है, तो इसलिए यहाँ पर जनरली, ठीक है, वाटर टैंक नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये हैं कुछ विशेष बातें नागर शैली के मंदिर के बारे में। एज फॉर एग्जाम्पल इज कंसर्न कि पुराने एग्जाम्पल्स की अगर जो बात करें तो पुराने एग्जाम्पल्स में अ, मुझे जो उदाहरण सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है वो काशी विश्वनाथ मंदिर है। Then, और उज्जैन का भी मंदिर काफ़ी पुराना है, तो महाकालेश्वर टेम्पल ऑफ उज्जैन। वैसे आप बहुत एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, ठीक है, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि ये जो मंदिर हैं आप लोगों में से बहुत लोगों ने विज़िट किया होगा, तो आपके स्मृति में थोड़ा बहुत तो होगा कि ये मंदिर दिखते कैसे हैं, ठीक है। तो अगले समय अगर आप कभी जाते हैं, ठीक है, नया वर्ष आने वाला है, ठीक है, नई प्रतिज्ञा लीजिए और नई प्रतिज्ञा के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर करिए और समाज की बेहतरी के लिए कुछ काम करिए। तो जाइए और इन स्थलों से आशीर्वाद लीजिए, भगवान से अर्जी लगाइए और बहुत ही सक्सेसफुल हो जाइए आप। तो आगे बढ़ते हैं, ये नागर मंदिर शैली, बट नागर मंदिर शैली में और भी बातें हैं, ठीक है। तो ये तो एक मतलब नागर मंदिर ये हो गया कि ये नॉर्थ इंडिया का अम्ब्रेला स्टाइल हो गया। मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जब हम मंदिरों की बात करते हैं तो उसमें नॉर्थ साउथ का मतलब सिर्फ साउथ नहीं है और नॉर्थ का मतलब सिर्फ नॉर्थ नहीं है। नॉर्थ का मतलब कि सब कुछ, सब वो पूरा एरिया इंडिया का जो महाराष्ट्र से ऊपर है उसको हम जनरली नॉर्थ में कंसिडर करते हैं, ठीक है, टेम्पल के हिसाब से। और जो नर्मदा रिवर के नीचे का इलाका हो गया, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है, तो वहाँ से पूरा का पूरा साउथ कंसिडर होता है, ठीक है। तो जहाँ तक नागर मंदिर की बात आती है, एक तो ये अम्ब्रेला स्टाइल हो गया कि मतलब ओवरऑल, ठीक है, बट नागर के अंदर ही विभिन्न डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स डेवलप हुई, ठीक है। और दो ओवरऑल ये भी नागर मंदिर ही हैं, बट इनकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ अलग बातें हैं, कुछ अलग चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस पे कि सब स्टाइल्स ऑफ नागर, ठीक है। तो सब स्टाइल्स ऑफ नागर में आई हैव ट्राइड अ लॉट कि मैं इमेजेस के साथ थोड़ा मतलब अच्छे से आपको रिप्रेजेंट कर सकूं, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो सब स्टाइल ऑफ नागर में जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले आता है, ठीक है, कि उड़ीसा टेम्पल। तो उड़ीसा टेम्पल की अगर बात करें, ठीक है, तो उड़ीसा टेम्पल का उद्भव अर्ली मेडिवल इंडिया में हुआ है। और किस युग को हम अर्ली मेडिवल कहते हैं? बेसिकली 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पे, तो ये समय माना जाता है कि अर्ली मेडिवल इंडिया है। तो अर्ली मेडिवल इंडिया में ही इस टेम्पल का डेवलपमेंट हुआ है। एंड मोर ओवर जो डायनेस्टीज हैं उड़ीसा में जिनके पैट्रोनेज के अंतर्गत ये टेम्पल डेवलप हुआ, तो मैं उनके नाम लिख रहा हूं, ठीक है। और इन डायनेस्टीज का नाम है, ठीक है, गंग डायनेस्टी, गंग डायनेस्टी और गजपति डायनेस्टी, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण डायनेस्टीज थे और वंशज थे, ठीक है, जिन्होंने
इस शैली के मंदिरों को बढ़ावा दिया। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस तो है कि ओरिजिनल नागर से अगर देखा जाए तो कुछ तो अंतर है उड़ीसा टेम्पल्स में। तो सबसे पहला अंतर अब समझते हैं एक एक करके, ठीक है? कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि नागर मंदिरों में जनरली बाउंड्री वॉल नहीं बनता है, ठीक है? तो बाउंड्री वॉल नहीं बनता है, बट आप उड़ीसा टेम्पल में देखोगे कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल होता है, ठीक है? तो उड़ीसा के मंदिरों में बाउंड्री वॉल है। अब जैसा कि हमने बात किया कि एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो नागर में ही आप देख रहे हो कि ये नागर के का सब स्टाइल है, बट उसमें थोड़ा बहुत चेंज है। फिर उसके अलावा जहाँ तक मंदिर की मंदिर को बनाने की बात है, ठीक है, तो ये अप्रेज प्लेटफॉर्म थोड़ा बहुत होता है, बहुत ऊंचा तो नहीं होता है उड़ीसा स्टाइल में, बट थोड़ा बहुत ऊंचा होता है, ठीक है। फिर जो स्पेशलिटी है उड़ीसा स्टाइल की, अब आप इनके शिखर की तरफ देखें, ठीक है, ये गर्भगृह वाला शिखर है और इस शिखर को देउल शिखर कहते हैं, ठीक है। अब देउल शिखर की स्पेशलिटी क्या है, समझे इस बात को कि मंदिर का गर्भगृह, गर्भगृह के ऊपर जो टॉवर बन रहा है, आप देखिए एकदम अंतिम आते आते तक ही 90 डिग्री के आसपास दिख रहा है, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट वर्टिकल, देन तो ऑलमोस्ट वर्टिकल की एक स्ट्रेट लाइन ही जा रही है, और ऑल ऑफ सडन जहां पे मंदिर खत्म होना है वहां पे एक कर्वेचर है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, ये टॉवर जो नॉर्मल शिखर नागर टेम्पल में होता है, और इस टाइप के शिखर को देउल शिखर कहते हैं। तो ये एक स्पेशलिटी हो गई। उसके अलावा ये जो फमशान टॉवर्स हैं, ठीक है, जो हमने पिछले चित्र में देखा था, पिछले इमेज में देखा था, तो इसको मैंने नाम दिया पीठा देउल। मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। और ये जो पहला प्रमाइस है, इसको हमने बोल दिया भोग मंदिरा। तो समझिए पीठा देउल क्या होता है कि पीठा देउल इज बेसिकली कि अगर आप लोगों में से कोई भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर पुरी गया हुआ है, तो वहां पे एक ट्रेडिशन है कि जनरली भगवान को सिर्फ इस वाले टेम्पल में नहीं रखते हैं, देउला शिखर में, कभी कभी भगवान की मूर्ति इस प्रमाइस में भी, ठीक है, पीठा देउला में भी ट्रांसफर होती है। तो कभी इसमें रखते हैं, कभी उसमें रखते हैं, ठीक है, एंड मे बी इट इज़ वेरी गुड फॉर द मेंटेनेंस वर्क ऑल्सो। और दूसरी बात एक और कि जो पुरी का भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, वहाँ पे रथ यात्रा होती है। जनरली ये जून जुलाई के आसपास में होती है, तो रथ यात्रा के दौरान भी भगवान को बाहर लाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रमाइसेस यूज होते हैं उस बात के लिए, ठीक है। और जगमोहन क्या है, तो जगमोहन इज बेसिकली ये मंडप ही है, ठीक है, बट मंडप को उड़ीसा में जगमोहन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज भोग मंदिरा। तो भोग मंदिरा क्या है कि ये मंदिर के अंदर ही एक प्रमाइस है, एक परिसर है, जहाँ पे आपको मंदिर का दैट प्रसाद आपको मिलता है, ठीक है। और जहाँ तक बात आती है भगवान जगन्नाथ के मंदिर की पुरी में, तो यहाँ का तो प्रसाद दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे हम छप्पन भोग कहते हैं। दैट अब और विशेषताओं के बारे में अगर जो बात किया जाए, तो उड़ीसा के मंदिरों में आप देखोगे कि बाहर के तरफ से, बाहर के जो वॉल्स हैं उस पे बड़ी अच्छी डेकोरेशन है, लैविश इंट्रिकेट डेकोरेशन है, और वो डेकोरेशन स्कल्पचर्स बने हुए हैं, डिफरेंट डिजाइन्स बने हुए हैं, तो बड़ी अच्छी डेकोरेशन है। बट जब हम अंदर की तरफ जाते हैं, मंदिर में अंदर जब घुसते हो, तो जो अंदर की दीवारें हैं, अंदर का जो वॉल है, वो बिल्कुल प्लेन रखा जाता है। तो ये एक स्पेशल बात है उड़ीसा के मंदिरों की, कि बाहर की तरफ से बहुत डेकोरेशन साजो सज्जा ज्यादा होगी, बट अंदर की तरफ से एकदम प्लेन। सो ये कुछ बातें हो गई उड़ीसा के मंदिरों की। बट कुछ और भी बातें हैं उड़ीसा के मंदिरों में, जैसे कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर की हम अगर बात करते हैं, तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में उनकी जो मूर्ति है, उनकी मूर्ति नीम की लकड़ी से बनी हुई है, और ये मूर्ति कंप्लीट नहीं है। सो इस मूर्ति में भगवान जगन्नाथ का चेहरा है, उनके हाथ आधे हैं, देन और उसके अलावा जो दैट मिडिल बॉडी पार्ट है, पैर भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी एक किंवदंती है, आप जरूर उसको ढूंढने की और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि क्या किंवदंती है इससे एसोसिएटेड। बट ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर पुरी में जो है, वो चार धाम में से एक है। तो ये तो बातें रही इस उड़ीसा स्टाइल के टेम्पल से। तो व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स, डू रिमेंबर, देउल शिखर इज द मोस्ट स्पेशल फीचर ऑफ द
उड़ीसा टेम्पल। अब उड़ीसा टेम्पल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स में चलिए मैं आपके लिए एक पेज पे एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। तो एग्जाम्पल्स में भगवान जगन्नाथ का मंदिर ही हो गया, तो जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, फिर उसके अलावा सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ है कि सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को री मेंटेनेंस के लिए भेजा गया है, तो मेंटेनेंस वर्क वहाँ पे चल रहा है अभी, और ये भी एक विस्मयकारी बहुत अमेजिंग टेम्पल है। देन उसके अलावा लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हो गए उड़ीसा के मंदिरों की। मैं आपको इसमें एक बात बस ऐड करना चाहूँगा कि जो ये सन टेम्पल कोणार्क का है, ठीक है, ये बहुत ही एक अद्भुत मंदिर है। और सन टेम्पल कोणार्क में आप देखोगे कि सनडायल बने हुए हैं व्हील का, या व्हील का एक इमेज तो है ही, मतलब इमेज नहीं बोलना, उनकी मतलब एक स्कल्पचर है। और ये जो व्हील पे डायल्स बने हुए हैं, तो ये डायल्स क्या हैं? सनडायल्स हैं। और जैसा कि आधुनिक क्लॉक, ठीक है, आधुनिक क्लॉक आपको मॉडर्न क्लॉक्स जैसे टाइम दिखाते हैं, वैसे ही यह सनडायल भी एग्जैक्ट टाइम बताता है। उसके अलावा मंदिर पे डेकोरेशन है, स्कल्पचर्स हैं बहुत ही तरीकों के। और जो सन टेम्पल था कोणार्क का, इसको तांत्रिक मंदिर भी माना जाता है कि कुछ तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे होते थे। तो जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में नीम के लकड़ी की मूर्ति रखी जाती है, वहीं सन टेम्पल एक तांत्रिक मंदिर भी था जहाँ तंत्र मंत्र की साधना होती थी। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो अगला स्टाइल है नागर का, वो है हमारा खजुराहो या चंदेला स्टाइल। तो खजुराहो या चंदेला स्टाइल, अब इसमें कुछ मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, बट इमेज को पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये टेम्पल जो है ये बुंदेलखंड एरिया में डेवलप हुआ। बुंदेलखंड दोनों यूपी और मध्य प्रदेश दोनों ही पार्ट में। और चंदेल वंश के शासकों ने इसकी इस टेम्पल को बनाने में मदद की, तो इसीलिए इसको चंदेल टेम्पल भी बोलते हैं। और खजुराहो इसलिए कि खजुराहो का एरिया माना जाता है हाईएस्ट नंबर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द टेम्पल्स ऑफ दिस स्टाइल। तो ये खजुराहो टेम्पल, चंदेल टेम्पल। अब स्पेशल बातें क्या हैं? सबसे पहले ये समझिए कि थोड़ा मैंने जानबूझकर इसकी ये जो चबूतरा बनाया है जगती, ठीक है, इसको थोड़ा ऊंचा बनाया है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टाइल्स हैं उसमें सबसे ऊंचा चबूतरा या सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म चंदेल मंदिरों में ही बनता है, ठीक है। मे बी आपको हो सकता है कि मंदिर पर चढ़ने के लिए 50 सीढ़ियां भी लेनी पड़े, देन तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही अप्रेस प्लेटफॉर्म है। अब आगे बढ़ते हैं, तो मल्टीपल टावर्स होते हैं, तो मल्टीपल चैम्बर्स होते हैं, मल्टीपल टावर्स होते हैं चंदेल वंश के मंदिरों में, और या फिर देन खजुराहो के मंदिरों में। और हर चैम्बर के ऊपर, ठीक है, आप देखोगे छोटा बहुत एक शिखर बना हुआ है, ठीक है। तो शिखर के जो साइजेस हैं वो मतलब अलग अलग रखे जाते हैं इस मंदिर में। और ऐसा प्रतीत होता है कि जब आप इस मंदिर को दूर से देखिए तो पर्वत की कोई श्रृंखला हो, ठीक है, कि ऊंचा थोड़ा नीचा, तो थोड़ा ऊंचा तो थोड़ा नीचा, देखने में बहुत ही खूबसूरत। फिर उसके अलावा एक और बात है कि चंदेल वंश के मंदिरों को या खजुराहो के मंदिरों को नागर शैली के मंदिरों में क्लाइमेक्स माना जाता है, कि मतलब सबसे अच्छा स्टेज जो है नागर शैली के मंदिरों का, वो खजुराहो के मंदिर हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि ये जो चैम्बर्स हैं मंदिर के, एक बात आप ध्यान रखना कि ये चैम्बर्स भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो मतलब सपोज करो कि अगर मैं इसमें एक एक दरवाजे बनाते जाऊं कि सभी चैम्बर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये दरवाजे सिर्फ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में बनेंगे, ठीक है। साउथ नॉर्थ में कोई दरवाजा नहीं होता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो चैम्बर्स हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि और क्या विशेषताएं हैं चंदेल वंश के मंदिरों में। तो और विशेषताएं इसमें ये हैं कि ना सिर्फ बाहर की दीवारें, ठीक है, अंदर की दीवारें भी
बहुत डेकोरेटेड होती हैं, इंट्रिकेट कार्विंग्स आर देयर। और कार्विंग्स का मतलब होता है कि स्कल्पचर्स बनाए हैं, और ये स्कल्पचर्स हिंदू धर्म से संबंधित, ठीक है, फ्लोरल हो सकता है, वेजिटल हो सकता है, ठीक है, कोई ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हो सकती है, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष विशेष का इमेज हो सकता है। तो ना सिर्फ बाहर की दीवारों को साजो सज्जा से भरा जाता है, अंदर की दीवारें भी, एक्सटीरियर वॉल्स आर आल्सो लैविशली डेकोरेटेड। तो ये एक डिफरेंस हो गया उड़ीसा स्टाइल से, कि उड़ीसा में अंदर की दीवारें आपकी प्लेन हैं और बाहर की दीवारें सज्जित हैं। फिर उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा एक और बात जो निकल कर आती है खजुराहो के मंदिरों से, कि लोग इस बारे में काफ़ी चर्चा करते हैं कि खजुराहो के मंदिरों में एरोटिक इमेजेस हैं, कामसूत्र पे बेस्ड इमेजेस हैं, ठीक है। तो इस पे बहुत बार मतलब डिस्कशन और डिबेट्स भी होते हैं कि क्या पर्पस था। तो जहाँ आप जाते हैं, अगर आप पहुँचते हैं खजुराहो में, तो आप वहाँ देखिए कि शिलालेखों पर लिखा हुआ है कि क्या वजह है कि ये अ, इस टाइप के इमेजेस बने हुए हैं। तो लव इरोटिक इमेजेस, सेक्सुअल इमेजेस बने हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ तक बात रहे कि क्यों बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं, तो सबसे पहले तो सबके दिमाग से ये हटाना ज़रूरी है कि पूरे के पूरे वॉल्स दैट सेक्सुअल इमेजेस से सज्जित नहीं हैं, ठीक है। केवल 10% इमेजेस हैं उड़ीसा खजुराहो के मंदिरों में जिन पे सेक्सुअल इमेजेस हैं। और उसके अलावा, ठीक है, दैट एक तरह से ये समाज का मिरर है, प्रतिरूप है, क्योंकि समाज में जो बातें होती हैं वो सब इस पे हैं। और अगर जो हिंदू धर्म के हिसाब से बात करें, तो इस पे धर्म अर्थ काम तीनों का ही डिपिक्शन है। सो धर्म धर्म इज बेसिकली योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अर्थ कि एवरीबडी हैज़, कि सबको हक है, ठीक है, जीविकोपार्जन के लिए, तो एवरीबडी हैज़ राइट टू लाइवलीहुड। फिर उसके अलावा हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि यू आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू काम, काम इज वर्थ की फिजिकल प्लेजर। तो ऑब्वियसली बिना रिप्रोडक्टिव वैल्यूज़ के तो कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। बट व्हाट अबाउट द मोक्ष? तो पुरुषार्थ में अंतिम जो स्टेज होता है उसको मोक्ष कहते हैं, और मोक्ष का कोई प्रतिबिंबन नहीं होता है, ठीक है, कि कोई मिररिंग नहीं होती है वॉल्स पे। मोक्ष एक एक्सपीरियंस है, देन ये एक आप अनुभव है आपका। और ये इस मोक्ष जब आप अपने आप को प्योरीफाई कर पाते हो, जब अपने मन को, अपने चरित्र को प्योरीफाई कर पाते हो, तो आप मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते हो। तो एक तरह से इन मंदिरों में ये दिखाया हुआ है कि हम इन सब चीज़ों, धर्म अर्थ काम, सबके बीच में रहते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, कि इनसे बाहर निकलते हैं। तो एक तो व्याख्या यह हो गई कि इस वजह से। दूसरी व्याख्या एक लोकल कहानी है खजुराहो की, जिसकी वजह से ये चित्र प्रतिबिंबित हैं। तो उस लोकल कहानी के हिसाब से, कि जहाँ पे समाज में, ठीक है, पुरुष वर्ग विभिन्न तरह के क्राइम करते हैं, विभिन्न तरह के सेक्सुअल क्राइम करते हैं, तो उनके लिए उतनी सज़ा नहीं है। और अगर एक महिला, ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से किसी और के साथ एक लीगल वे में, या किसी और के साथ प्यार में है, और उसके साथ अगर वो जाना चाहती है, तो उसके लिए बहुत चैलेंजेस हैं, और उसके लिए बहुत सारे पनिशमेंट हैं। तो ये कहानी ही दर्शाता है कि इस शैली के मंदिरों में क्यों सेक्सुअल और इरोटिक इमेजेस हैं, और पुरुष वर्ग किन बातों में ज़्यादा लिप्त है। तो एक तरह जहां हम आज कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना है, वहीं उस समय पर ये मंदिर भी समाज का आईना थे। तो खजुराहो के मंदिर खूबसूरत हैं, और एक तरह से देर इज़ अ दैट डाइडैक्टिक लेसन इन द टेम्पल्स ऑफ द खजुराहो, मीनिंग कि आपको कुछ न कुछ सीखने और समझने को मिलता है इस शैली के मंदिरों से। तो अगली बात जो है खजुराहो के मंदिरों के बारे में, कि ना सिर्फ हिंदू मंदिर बनाए गए थे यहाँ पे, इसके अलावा जैन मंदिर भी बनाए गए हैं खजुराहो के शैली में। देन अब कुछ इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स का अगर जो नाम लिखना हो मुझे, तो मैं इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ आपके लिए। कंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो का, फिर उसके अलावा लक्ष्मण टेम्पल,
सुकंदरिया महादेव टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल एंड फिर उसके बाद जैसे कि मैंने कहा आपको कि जैन मंदिर भी थे, तो जैन मंदिर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पार्श्वनाथ मंदिर है, खजुराहो में ही, ठीक है। अब एक और बात आती है, ठीक है। खजुराहो के मंदिरों में एक स्पेशल चीज था कि खजुराहो के इन मंदिरों के अलावा भी एक विशेष टाइप डेवलप हुआ, ठीक है। तो सतना, मुरैना और जबलपुर के इलाकों में सर्कुलर मंदिर भी डेवलप हुए, ठीक है। तो सर्कुलर टेम्पल भी बनाए गए और इन सर्कुलर टेम्पल्स का बेस्ट एग्जाम्पल है 64 योगिनी टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल ऑफ खजुराहो, ठीक है। बट ये 64 योगिनी टेम्पल एक खजुराहो में है, एक जबलपुर में है, एक मुरैना है। और जो मुरैना का जो मंदिर है, ठीक है, सर्कुलर टेम्पल 64 योगिनी टेम्पल ऑफ मुरैना, उसे ये मानते हैं कि वो इंस्पिरेशन था जो हमारा पुराना पार्लियामेंट का बिल्डिंग था। तो आप गूगल पे सर्च करना 64 योगिनी या सर्कुलर टेम्पल ऑफ मोरेना, एक बार उसका स्ट्रक्चर देखो और फिर उसके बाद दिन आप समझ पाओगे कि किस तरह से जब यहाँ पर, ठीक है, नई दिल्ली में संसद भवन पुराना, अब पुराना ही कहेंगे, पुराना संसद भवन जब बन रहा था, तो इस मंदिर से किस तरह से इंस्पिरेशन आया होगा, ठीक है। तो सर्कुलर टेम्पल ऑफ मोरेना, देन ना, अब ये तो हो गई हमारी खजुराहो शैली के मंदिरों की बातें। अब तीसरी शैली पे आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा दैट सोलंकी स्टाइल ऑफ टेम्पल एंड सब स्टाइल में वो थर्ड है, ठीक है। तो सोलंकी स्टाइल ऑफ टेम्पल, सोलंकी टेम्पल। अब इसमें आप देख रहे हो कि मैंने जो इमेजेस बनाए हैं बड़े अलग हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, बट सबसे पहले समझते हैं बातों को, ठीक है, कि सोलंकी मंदिरों की क्या विशेषता है। तो सोलंकी मंदिर जो बने थे ये गुजरात में, मेनली गुजरात में है और साउथ राजस्थान में है, माउंट आबू का इलाका हो गया, ठीक है। तो ये सब इलाकों में और कुछ रेगिस्तान के इलाकों में भी हैं। तो एक और भी बात है कि सोलंकी के मंदिरों को बोलते हैं कि मरु गुर्जर बिगिनिंग में कहते थे, ठीक है, जब गुर्जर डायनेस्टी का रूल था उस इलाके में, साउथ राजस्थान, वेस्ट राजस्थान में। बट दूसरी तरफ, ठीक है, इसी मरु गुर्जर स्टाइल को सोलंकी वंश के रूलर्स ने इम्प्रोवाइज किया और एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइल डेवलप किया जो कि नागर शैली के अंदर ही है, बट कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता आप समझे इस बात को, कि सबसे पहली विशेषता कि सोलंकी वंश के मंदिरों में, ठीक है, बाहर से डेकोरेशन ऑप्टिमम, ठीक है, कि बहुत ज्यादा साजो सज्जा नहीं, साजो सज्जा है पर ऑप्टिमम, ठीक है, एक मध्यम स्तर पर, देन बट अंदर की दीवारें, ठीक है, इंट्रिकेटली डेकोरेटेड, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से कार्विंग्स हैं, डेकोरेशन है। और उसके अलावा यहाँ की जो एक अलग बात है वो ये है कि मार्बल, वाइट मार्बल या डिफरेंट कलर के जो मार्बल हैं उनमें जाली का काम, ठीक है। तो मार्बल को कट करके खूबसूरत जालियां बनाई जाती थी इस समय पर। और उसके अलावा मार्बल से ही कटिंग कर कर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कल्पचर्स, और हिंदू धर्म में जो यंत्र प्रचलित हैं, ठीक है, तो उन यंत्रों को बनाना, तो बहुत ही खूबसूरत अंदर की तरफ से, ठीक है। फिर तो बाहर से मध्यम स्तर पर डेकोरेशन, अंदर से इंट्रिकेट डेकोरेशन। अब जब आगे बढ़ते हैं तो सोलंकी स्टाइल के मंदिरों में कुछ मंदिर, ठीक है, ऐसे हैं कि जहां पे आपको वाटर टैंक मिलेगा, तो स्टेप्ड वाटर टैंक मिलेगा। तो ये इस बात को दर्शाता है कि चूंकि गुजरात का पार्ट है, राजस्थान का भी पार्ट है, तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह ऐसे होंगे जहां पानी की अ, व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो इसलिए वाटर टैंक है यहाँ पे, तो वाटर टैंक बनते हैं। देन उसके अलावा जनरली ये प्रेफर किया जाता था कि मंदिरों को ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग बनाया जाए। अपवाद यहाँ पे भी हैं, ठीक है, बट जनरली ये एक कोशिश थी कि मंदिरों को ईस्ट डायरेक्शन में बनाया जाए, मतलब उनका गर्भगृह जो है या एंट्रेंस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ खुला हो। अब वजह क्या है कि कुछ कुछ मंदिरों में, जैसे कि सन टेम्पल है मोधेरा का, तो मैं नाम लिखता हूं एक बार, तो सन टेम्पल ऑफ मोधेरा,
गुजरात में है ये मंदिर। और स्पेशल बात क्या है कि इस मंदिर में जब आप देखोगे कि इक्विनॉक्स है, तो ऑन द डे ऑफ द इक्विनॉक्स व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली कि जब सनरेज मॉर्निंग में आते हैं तो वो डायरेक्टली गर्भगृह में एंटर करते हैं। जैसा कि अगर जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि राम मंदिर में सूर्य तिलक, ठीक है, तो वो एक मिरर से रिफ्लेक्शन कर कर सूर्य तिलक स्पेशली भगवान के माथे पर डायरेक्ट की गई थी। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि वो डायरेक्टली उस दिन, ठीक है, इक्विनॉक्स के दिन, ठीक है, सनरेज उसमें गर्भगृह में एंटर होते हैं और गर्भगृह को सनलाइट से ही एलिमिनेशन हो जाता है। तो दैट इज व्हाट स्पेशल अबाउट द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, ठीक है। देन मोधेरा का जो सन टेम्पल है उसमें एक बहुत ही खूबसूरत वाटर टैंक है, और उस वाटर टैंक में जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के ऊपर भी मंदिर के छोटे छोटे रेप्लिकास बनाए हुए हैं, तो वो अत्यंत ही खूबसूरत लगते हैं। फिर अब आगे बढ़े, इस शैली के मंदिरों में ये तो एक कुछ बातें हुई, ठीक है, बट इसके अलावा इस शैली में एक और प्रचलन था, वो था स्टेप वेल्स, ठीक है। तो ये लोग स्टेप वेल्स भी बनाते थे, ठीक है, और स्टेप वेल्स भी बहुत ही खूबसूरत, कि आम तरीके का स्टेप वेल नहीं है या आम तरीके का कुआं नहीं है, ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल आर्किटेक्चर है। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो है गुजरात में रानी की वाव, पाटन में। तो पाटन शहर में रानी की वाव है, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये मैंने वही बनाया है। What is wondrous thing about it, or mysterious, or you can say that most amazing thing about this temple is कि ये एक तरह का इन्वर्टेड टेम्पल है। इन्वर्टेड टेम्पल का मतलब कि जैसे मान लो ये सतह है, ठीक है, सतह पे आप ऊपर तरफ टॉवर बना रहे हो, मंडप बना रहे हो, तो टॉवर, मंडप, ठीक है, और इसी मंदिर को ये जो ऊपर की तरफ बना है इसको पलट दो, ठीक है, और इसको जमीन के अंदर बढ़ा दो, ठीक है, दैट इज व्हाट इन्वर्टेड टेम्पल। तो रानी की वाव एक तरह से इन्वर्टेड टेम्पल है। अब ये सर्कुलर पार्ट को ये समझो कि ये शिखर बना हुआ है बट जमीन में ऐसे नीचे जाते हुए, और ये जो पार्ट है ये मंडप है, ये सीढ़ियां हैं और आप सीढ़ियों के थ्रू मंडप में उतर रहे हो। और जो वॉल्स हैं टेम्पल के, ठीक है, या इन्वर्टेड टेम्पल या रानी की वाव आप बोलो, तो वॉल्स जो हैं, वॉल्स पूरे भरे पड़े हैं हिंदू धर्म के मूर्तियों से। देन तो डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल। तो ये एक बहुत ही विशेष बात है सोलंकी टेम्पल्स के बारे में। और यहाँ पे भी खजुराहो टेम्पल्स की तरह ना सिर्फ हिंदू धर्म के मंदिर बट जैन धर्म के मंदिर भी इस स्टाइल में बने हुए हैं। तो कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके लिए लिखता हूँ। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा पहला शिव ज्योतिर्लिंग सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। तो सोमनाथ टेम्पल, अब यहाँ पे कोई वाटर टैंक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोमनाथ मंदिर अरेबियन सी के किनारे पर है, ठीक है, तो बहुत ही बड़ा वाटर टैंक है। तो सोमनाथ टेम्पल, फिर उसके अलावा सन टेम्पल मैंने ऑलरेडी लिखा ही कि सन टेम्पल ऑफ मोधेरा। फिर अंबाजी टेम्पल है गुजरात में, बहुत ही सिद्ध पीठ है, ठीक है, इन गुजरात। देन उसके अलावा, ठीक है, जैन धर्म के मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण है माउंट आबू टेम्पल, ठीक है। तो माउंट आबू टेम्पल को नाम आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं दिलवारा जैन मंदिर। और उसके बाद इन माउंट आबू के मंदिरों के बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि रणकपुर का मंदिर, तो रणकपुर टेम्पल ये भी जैन मंदिर है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द 3 सब स्टाइल्स ऑफ द नागर टेम्पल। अब हम आगे बढ़ेंगे साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल से, जो कि है द्राविड़ स्टाइल टेम्पल और कर्नाटका स्टाइल टेम्पल। सो लेट्स मूव ऑन टू द, आगे बढ़ते हैं द्राविड़ मंदिर शैली के बारे में, ठीक है। द्राविड़ मंदिर, ठीक है, ये द्राविड़ शैली के मंदिर ये साउथ इंडियन स्टाइल है। और जैसा कि हमने बिगिनिंग में ही बात किया कि द्राविड़ मंदिर जो डेवलप हुए
वो पल्लव शासकों के अंतर्गत डेवलप हुए। ठीक है, तो पल्लव शासकों के अंतर्गत। अब इसमें कुछ एक बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कशन में रखूंगा इवोल्यूशन के बारे में। तो आई एम नॉट राइटिंग बट जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली। ठीक है, तो जहाँ तक बात आती है कि नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स की, ठीक है, 3 स्टेजेस में ये डेवलप हुए, और साउथ इंडियन टेम्पल्स में इसको मैं डिफाइन करूँगा जब इवोल्यूशन की बात करने के बाद। तो इवोल्यूशन में लेट्स टॉक अबाउट इट कि यहाँ पे भी 3 स्टेजेस हैं जिसमें ये मंदिर डेवलप हुए, और ये 3 स्टेजेस पल्लव शासकों के नाम के बेसिस पे रखे गए हैं। तो चूंकि पहला जो स्टेज था वो महेंद्र वर्मन ने कुछ संरचना की थी, तो उसको महेंद्र वर्मन स्टेज कहते हैं। दूसरे स्टेज को नरसिम्हा वर्मन कहते हैं, तीसरे स्टेज को राजसिम्हा वर्मन, बट एक चौथा भी है जिसको नंदी वर्मन स्टेज कहते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज देयर इन दीज ऑल स्टेजेस। डन। तो पहले स्टेज, ठीक है, फर्स्ट स्टेज जिसको महेंद्र वर्मन स्टेज कहते हैं, महेंद्र वर्मन स्टेज। तो ये मैं मंदिर द्राविड़ शैली की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो महेंद्र वर्मन स्टेज, अब इस स्टेज में क्या था कि किसी रॉक को लिया, ठीक है, उसके अंदर कट करके चैम्बर्स बनाए, और चैम्बर्स बनाने के बाद, ठीक है, पिलर्स भी बनाए गए, ठीक है, इसी रॉक पे, और देन मोर ओवर यहाँ पे भगवान की मूर्ति रखकर पूजा और आराधना प्रारंभ की गई। ठीक है, तो ये एक तरह से पूर्ण विकसित मंदिर नहीं है, ये एक पत्थर को काट कर उसके अंदर चैम्बर बनाकर वहां पे पूजा स्टार्ट हुई। तो इस स्ट्रक्चर को मंतप कहते थे। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन पल्लवा के टाइम पर मंतप बने, ठीक है, जो कि एक रॉक कट स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद दिन उनके पुत्र नरसिम्हा वर्मन, तो नरसिम्हा वर्मन के समय पर इन्होंने क्या किया कि जब महेंद्र वर्मन थे तो उन्होंने रॉक्स को एक तरफ से कट किया, बाहर से बहुत खूबसूरत तरीके से नहीं कट किया। बट नरसिम्हा वर्मन के समय पर रॉक्स को ना सिर्फ चैम्बर्स कट करके बनाए गए, बट बाहर से भी उनको कट करके एक खूबसूरत आकृति दी गई। तो एक तरह से आप ये समझो कि सपोज करो कि ये एक पत्थर है, ठीक है, तो इस पत्थर को उन्होंने ना सिर्फ अंदर से कट करके चैम्बर्स बना रहे हैं, ठीक है, बट उसके अलावा बाहर से भी कट करके खूबसूरत आकृति दे दी गई इस तरह के स्ट्रक्चर को। ठीक है, और यहाँ पे चैम्बर है जिसमें भगवान की मूर्ति को रखकर उनकी पूजा की जा रही है। ठीक है, तो पूजा की जा रही है। तो ये तो हो गया कि दैट ये नरसिम्हा वर्मन स्टेज। तो इस स्टेज में जो टेम्पल्स हैं इनको हम कहते हैं रथ। ठीक है, तो मंतप और रथ। लेकिन जहां तक बात आती है रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल, दैट इज द्राविड़ स्टाइल, तो वो तीसरे स्टेज में डेवलप हुआ। ठीक है, एंड दिस थर्ड स्टेज इज नोन एज राजसिम्हा वर्मन स्टेज। राजसिम्हा वर्मन स्टेज। देन तो राजसिम्हा वर्मन स्टेज में जो डेवलपमेंट है वो ये है कि रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाए गए थे। और रियल स्ट्रक्चरल का मतलब कि एक जगह को फिक्स किया गया, फिर वहाँ पे सारा मटेरियल इकट्ठा करके और एक नई शैली बनाई जा रही है। तो इस शैली की विशेषता क्या है कि एक गर्भगृह के ऊपर इंक्लाइनिंग टॉवर्स बन रहे हैं। ठीक है, इंक्लाइनिंग टॉवर, तो यहाँ पे जो टॉवर है, टॉवर में स्ट्रेट लाइन है बट इंक्लाइंड है, तो इस टॉवर को विमान कहते हैं। ठीक है, विमान कहते हैं। और इस स्टेज को कहते हैं कि इस स्टेज की वजह से द्राविड़ मंदिर शैली की उत्पत्ति हुई। और इस स्टेज का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो है सोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। ठीक है, और सिमिलरली कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। देन तो आप इसको 1 मिनट
समय लेकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक और स्टेज है द्राविड़ शैली के मंदिरों में, और ये स्टेज को कहते हैं फोर्थ स्टेज, दैट इज फोर्थ स्टेज है हमारा नंदी वर्मन स्टेज। तो इस स्टेज में कुछ नया नहीं बना, ठीक है, पर ये जो द्राविड़ शैली के मंदिर डेवलप हुए तीसरे स्टेज में, इसको प्रचारित किया गया साउथ इंडिया में। तो इट वॉज प्रोपगेटेड in South India, in different parts of South India, this structures started to be created, ठीक है। तो that is the fourth stage नंदी वर्मन। तो अब evolution of the Dravid temple you have understood। पहले स्टेज में मंडप बने थे, दूसरे स्टेज पर रथ बने थे, तीसरे स्टेज पर मंदिर बना, और इस मंदिर की विशेषता है जो टावर है जिसे हम विमान कहते हैं। चौथा स्टेज है नंदी वर्मन स्टेज, जिसमें द्राविड़ स्टाइल के मंदिरों की दैट एडवर्टीजमेंट हुई, या आप कह सकते हैं कि इनको प्रसारित किया गया साउथ इंडिया में। अब हम वापस आते हैं, जो पिछला डायग्राम था हमारा, ठीक है, उसमें देखते हैं कि जो द्राविड़ मंदिर डेवलप हुआ, तो स्पेशल बातें आप समझें, ठीक है, और आप नोट डाउन भी कर लेंगे इस बात को जो कि हम यहाँ पे डिस्कशन में रख रहे हैं। तो द्राविड़ जो टेम्पल्स थे, ठीक है, इसमें एक विशेषता यह है कि मंदिर के बाहर एंक्लोजर वॉल्स पक्के से होंगे, ठीक है। तो यू मस्ट बी हैविंग द एंक्लोजर वॉल्स, ठीक है, या हाई इंक्लोजर वॉल या बाउंड्री वॉल आप कहिए, तो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल होगी। फिर चारों तरफ से बाउंड्री वॉल के अलावा ये आप देख सकते हैं कि चार ये कलर्स, ठीक है, चार कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। ये चारों स्ट्रक्चर इंडिकेटिव हैं दैट कि मंदिर का एंट्रेंस। तो चूंकि चारों दिशाओं से ही बाउंड्री वॉल है, तो एंट्रेंस जनरली, ठीक है, सभी डायरेक्शन से रखा जाता है, और एंट्रेंस जो होता है, एंट्रेंस को बोलते हैं गोपुरम, ठीक है। तो ये गोपुरम है। और दूसरा एक और बात यह है कि गोपुरम एंट्रेंस हो गया, ठीक है। तो अगर मंदिर, ये मंदिर है, मंदिर के गर्भगृह के ऊपर विमान बना हुआ है, तो साउथ के मंदिरों में, द्राविड़ के मंदिरों में यह विमान गोपुरम पर भी बना होता है। और इन जनरल आप देखोगे कि विमान जो गोपुरम पे बना होता है, उसकी ऊंचाई गर्भगृह पे बने विमान की ऊंचाई से ज्यादा होती है। देन फिर अब अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है। यहां बाहर ये क्या बना हुआ है, तो दिस इज वाटर टैंक। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया कि साउथ के मंदिरों में वाटर टैंक बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे अगर रिवर्स हैं भी तो समर सीजन में ये रिवर्स सूख जाते हैं, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो लेट्स लुक एट द अदर फीचर्स ऑफ द द्राविड़ टेम्पल्स। कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ हैं द्राविड़ मंदिरों की नागर मंदिरों से भी, और एक सिमिलरिटी है कि द्राविड़ में भी मेजॉरिटी ऑफ द टेम्पल्स, ठीक है, दे डू हैव क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों द्राविड़ और नागर के कुछ मंदिरों में, सभी मंदिरों में नहीं बट कुछ मंदिरों में, आपको पंचायतन स्टाइल देखने को मिलेगा। तो पंचायतन स्टाइल क्या होता है कि जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है, पंच आयत मतलब 5 देवताओं को दर्शित कराएंगे इसमें। तो गर्भगृह में क्या होता है कि बीच में एक मेन गॉड होंगे और साइड पे 4 सब्सिडियरी गॉड होंगे। तो सब्सिडियरी गॉड का मतलब कि भगवान तो हैं बट उनका दर्जा मेन गॉड से नीचे है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर भगवान शिव का मंदिर है तो वो मेन गॉड हुए, लेकिन गॉडेस पार्वती, ठीक है, गणेश, लॉर्ड कार्तिकेय एंड नंदी वुड बी द सब्सिडियरी गॉड। तो इसको बोलते हैं पंचायतन स्टाइल। तो ये दोनों में देखने को मिलता है कि गर्भगृह कुछ गर्भगृह नागर के और कुछ गर्भगृह द्राविड़ के, बट सभी मंदिरों में नहीं। फिर इसके अलावा, ठीक है, हमने देखा कि मंदिर के बाहर, यहाँ पे गर्भगृह के बाहर द्वारपाल होते हैं जय विजय, और नॉर्थ के मंदिर में यह होते हैं, ठीक है, गंगा या यमुना। तो मंदिर के आगे इमेज है, बट बस डिफरेंस ये है कि
इमेज किसी और की है। अब ये बातें हो गई, ठीक है, कि द्राविड़ के मंदिरों की जो स्पेशल विशेषताएं हैं। बट सबसे महत्वपूर्ण है कि द्राविड़ मंदिरों में जो विमान होता है, विमान इज़ नॉट लाइक शिखर, शिखर की तरह नहीं, शिखर में एक कर्वेचर होता है, बट विमान स्ट्रेट लाइन होते हैं, इंक्लाइनिंग स्ट्रेट लाइन होते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग तरह का स्ट्रक्चर है इन द्राविड़ टेम्पल्स। अब द्राविड़ टेम्पल्स में इलाबोरेट अगर जो हम करें कि एग्जाम्पल्स, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो आपने एंशिएंट मिडिवल में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है बिगिनिंग में द्राविड़ टेम्पल्स का। सो बृहदेश्वर टेम्पल को एक आर्किटेक्चरल वंडर माना जाता है और भारत का प्रथम यूनेस्को हेरिटेज साइट था। उसके अलावा इसकी जो फाउंडेशन थी वो राजराजा फर्स्ट चोला ने रखी थी और लगभग क्या 1000 से ज़्यादा साल हो चुके हैं इस मंदिर को बने हुए। और इस मंदिर को आर्किटेक्चरल वंडर इसलिए भी कहते हैं कि जिस तरीके से ये बना था वैसा उस समय में बनाना काफ़ी अद्भुत था। तो ये तो बातें रहीं द्राविड़ के मंदिर से, जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं। अब आगे बढ़ते कि द्राविड़ के मंदिरों में भी सब स्टाइल्स डेवलप हुए। तो सब स्टाइल जैसे कि नागर में सोलंकी, चंदेल और उड़ीसा थे, वैसे ही द्राविड़ के मंदिरों में दो अलग से स्टाइल हैं जिनको हम कहते हैं विजयनगर और नायक स्टाइल। तो एक बार आगे बढ़ते हैं, विजयनगर और नायक शैली के मंदिरों को देखते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक बात आती है सब स्टाइल ऑफ द्राविड़, पहला हमने लिखा है विजयनगर मंदिर। देन तो इसमें अब आप ये देखिए, ठीक है, कि ये जो टॉवर है ये विमान है और विमान में ऊपर जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, जो फिनियल है, ठीक है, जिसको हमने नागर में कहा था कि ये त्रिशूल भी हो सकता है, कलश भी हो सकता है, या कोई भी ऐसी हिंदू संरचना हो सकती है। तो यहाँ इसको बोलते हैं क्यूपोला, ठीक है। और ये भी एक तरह से आपको कलश ही दिखेगा, बट देन आकार थोड़ा सा अलग होता है नागर के मंदिरों से। और ये जो पार्ट आप विमान पे देख रहे हो, इन पे स्कल्पचर्स बने होते हैं। तो जनरली द्राविड़ के मंदिरों में आप विमान पे ये ऑब्जर्व करोगे कि स्कल्पचर्स बने होते हैं अच्छे खासे। फिर उसके अलावा, ठीक है, अब विजयनगर मंदिर स्टाइल जो शैली है द्राविड़ के अंतर्गत, इसको विजयनगर इसलिए बोलते हैं कि विजयनगर के शासकों ने इसको बनाया था। और सबसे महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो है राजा कृष्णदेव राय की साइड से। अब स्पेशल बातें क्या हैं विजयनगर स्टाइल में, आप समझने की कोशिश करिए कि स्पेशल बातें ये हैं कि विजयनगर स्टाइल में इन्होंने 2 गर्भगृह का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और जो सेकंड गर्भगृह है उसे बोलते हैं अम्मन श्राइन। तो अम्मन श्राइन का मतलब कि ये जो श्राइन है कि मेन गॉड की जो चीफ वाइफ हैं, ठीक है, सबसे प्रमुख वाइफ, देन उनको डेडिकेटेड है। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर जो मेन गॉड मंदिर के भगवान शिव हैं तो अम्मन श्राइन, ये गर्भगृह डेडिकेटेड होगा गॉडेस पार्वती के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, इन्होंने द्राविड़ के मंदिरों में कल्याण मंटपम इंट्रोड्यूस किया। अब कल्याण मंटपम क्या है? कल्याण मंटपम वो जगह है जहाँ पे देवी देवताओं की शादी होती है, तो एक तरह से मैरिज हॉल है। तो मैरिज हॉल फॉर वेडिंग ऑफ द गॉड्स एंड गॉडेसेस। देन तो कल्याण मंटपम इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके अलावा कुछ और विशेषताएं हैं कि वेरी हाई इंक्लोजर वॉल्स वेयर क्रिएटेड, मतलब कि जो बाउंड्री वॉल्स थे उनकी ऊंचाई काफ़ी होती थी। और बाउंड्री वॉल पे आप देखोगे कि दैट एनिमल्स विच आर मेंशन्ड इन द हिंदू लिटरेचर, कि जो एनिमल मेंशन है हिंदू लिटरेचर में जिनकी कोई महत्ता है उनको भी दर्शाया गया है। जैसे घोड़े हो गए, बैल हो गया, फिर दिन शेर हो गया, फिर टाइगर हो गया। तो काफ़ी बड़ी संख्या में उनके स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे विजयनगर स्टाइल में। और जहाँ तक एग्जाम्पल्स का सवाल है
तो विजयनगर स्टाइल का एग्जाम्पल सबसे पहला मैं लिखूंगा यहाँ पे विरूपक्ष टेम्पल, जो कि हम्पी में है, और वीरभद्र टेम्पल, वीरभद्र टेम्पल जो कि लेपाक्षी में है। इसके अलावा राजा कृष्णदेव राय ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, तिरुपति का जो मंदिर है वहाँ पे भी योगदान दिया। बट ये मंदिर आप ध्यान रखें कि इस मंदिर में बहुत सारी डायनेस्टीज़ का योगदान है इसको बनाने में, ठीक है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण योगदान राजा कृष्णदेव राय की तरफ से भी है। तो ये तो रहे एग्जाम्पल्स। अब मैं वापस जा रहा हूँ इस पे। सेकेंड स्टाइल जो है द्राविड़ का, उसको हम कहते हैं नायक स्टाइल ऑफ टेम्पल। अब नायक स्टाइल टेम्पल भी सिमिलर ही है विजयनगर की तरह, ठीक है, बट आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ इम्प्रोवाइजेशन ऑन द विजयनगर स्टाइल। तो कुछ फीचर्स ये कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि विजयनगर स्टाइल से है, जैसे कि नायक मंदिरों में, नायक के मंदिर मदुरई के अराउंड हैं और नायक शासकों द्वारा बनाए गए थे। और ये नायक शासक थे कौन? ये तो विजयनगर किंगडम के ही ऑफिसर्स थे, जो विजयनगर किंगडम के डिक्लाइन के बाद ये इन्होंने अपनी खुद की किंगडम्स बना ली। तो इन्होंने कुछ चीज़ें विजयनगर मंदिर शैली से कंटिन्यू रखा, उसमें महत्वपूर्ण है आमन श्राइन, ठीक है। तो एक बार फिर से आमन श्राइन का कंटिन्यूएशन है यहाँ पे, कल्याण मंटपम भी कुछ कुछ जगह देखे जाते हैं, ठीक है। बट इंट्रोडक्शन के बारे में अगर जो क्वेश्चन पूछे तो आपको हमेशा विजयनगर स्टाइल ही लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण बात है नायक स्टाइल के मंदिरों की, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नायक स्टाइल के मंदिरों में जो ह्यूज कॉरिडोर्स होते हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर्स हैं क्योंकि मंदिर खुद में ही बहुत बड़ा होता है। तो ये जो ह्यूज कॉरिडोर्स हैं ये मंदिर के विभिन्न विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और इन कॉरिडोर्स को पराक्रम कहते हैं, ठीक है, पराक्रम कहते हैं। इसके अलावा इस स्टाइल में बहुत ही बड़े बड़े मंदिर बने, ठीक है, वो मंदिर जो भारत के सबसे बड़े मंदिरों में काउंट होते हैं। और जब आप देखोगे कि इनके गोपुरम पे, तो इनके गोपुरम पे भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं इनके गोपुरम, और ना सिर्फ गोपुरम 4 हैं बट कुछ कुछ जगह पे तो 8 हैं, कुछ जगह 9 हैं। एक डायरेक्शन में, जैसे मान लो ईस्ट डायरेक्शन हो गया, तो ईस्ट डायरेक्शन में 2 से 3 गोपुरम हो गए। तो ऐसे करके बहुत गोपुरम्स हैं। फिर उसके अलावा इन गोपुरम्स पे स्कल्पचर्स बने हुए हैं। ये स्कल्पचर ना सिर्फ हिंदू धर्म के देवी देवताओं के हैं बट ऑल्सो इट इज़ डिपिक्टिंग डेमन्स, ठीक है। तो कुछ कुछ डेमन्स जो हिंदू धर्म में मेंशन्ड हैं उनको भी डिपिक्ट करते हैं। और एक और स्पेशलिटी है कि मल्टीपल कलर, सो मल्टीपल कलर्स आर यूज्ड टू पेंट द स्कल्पचर्स। तो मल्टीपल कलर, अब बहुत सारे कलर यूज होते हैं तो इसलिए थोड़ी विविधता भी होती है और मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं दूर से। गोपुरम ऊंचे भी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स में मीनाक्षी मंदिर मदुरई, जिसको हम कहते हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। अब मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर अपने आप में ही एक आश्चर्य है। मंदिर के वॉल्स पे, मंदिर के जो विमान है उस पे लगभग 33,000 स्कल्पचर बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, भारत का प्रेजेंट टाइम्स में सबसे बड़ा मंदिर इसी शैली का मंदिर है और मंदिर का नाम है श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल श्रीरंगम। तो मीनाक्षी मदुरई एक समय पे बहुत बड़ा मंदिर था और अभी भी है। उसके अलावा श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल ऑफ श्रीरंगम इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल इन इंडिया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अलावा एज आई सेड टू यू कि ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। तो एग्जाम्पल्स, ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं कि श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम में। डन। तो ये हो गया हमारा मंदिर की बात, ठीक है, दैट कि द्राविड़ स्टाइल के मंदिरों की बात। अब हम चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव मंदिर संरचना के, और वो है कर्नाटक स्टाइल टेम्पल। तो कर्नाटक स्टाइल टेम्पल एज द नेम सजेस्ट कि कर्नाटक से होगा,
बट कर्नाटक में बिगिनिंग में जो टेम्पल आर्ट डेवलप हुआ उसे बोलते हैं वेसर स्टाइल, ठीक है। और मिडीवल सेंचुरीज में एक टेम्पल आर्ट डेवलप हुआ जिसे बोलते हैं होयसल स्टाइल। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं वेसर स्टाइल से। तो वेसर स्टाइल में अब वेसर के मंदिरों को, ठीक है, वेसर के मंदिरों को बनाने का काम चालुक्य वंश के शासकों ने किया है। तो इसको बनाने का काम चालुक्य चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। और वेसर के मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि ये कुछ मिश्रण है नागर और द्राविड़ दोनों के। बट सबसे पहले वेसर जो नाम है ये कहाँ से आता है? ये संस्कृत शब्द विश्र से आता है। और विश्र का मतलब होता है कि बहुत, टू टेक अ लॉन्ग पैथ, तो लंबी दूरी चलकर पहुंचना। तो ये शब्द ही अपने आप में इंडिकेशन देता है कि ये मंदिर हैबिटेशन से दूर, लोगों के रहने वाले जगहों से दूर बनाए जाते थे। द्राविड़ और नागर लोगों के रहने वाले जगहों के नज़दीक बनाए जाते थे, बट इनको लोगों के रहने वाली जगहों से दूर बनाया जाता था, तो इसलिए विश्र नाम है। और इनको ऐसा ऐसा कहा जाता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा नागर और द्राविड़ का मिश्रण है। तो क्या है ये मिश्रण? कि कुछ मंदिरों में, ठीक है, नागर स्टाइल के शिखर भी आपको देखने को मिलेंगे और कुछ मंदिरों में, अधिकतर मंदिरों में, ठीक है, विमान भी देखने को मिलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल थोड़े कम है शिखर के, बट विमान के एग्जाम्पल ज्यादा है। इसके अलावा द नेक्स्ट फीचर इज कि इनके मंदिरों के अंदर, ठीक है, दैट एम्बुलेटरी पैसेजवे, जो परिक्रमा पथ है, ठीक है, तो वो परिक्रमा पथ भी मिलेगा जो कि दोनों से इंस्पायर है। एक तरफ से खुला होता है परिक्रमा पथ और दूसरी तरफ छत तो होगी, एक तरफ से कवर्ड होता है। तो जनरली द्राविड़ के मंदिरों में परिक्रमा पथ पूरी तरह से खुला होता है, ठीक है, बट नागर में वो रूफ्ड स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे क्या है कि एक तरफ से खुला है, मतलब एक तरफ से पिलर्स हैं, ठीक है, एक तरफ वॉल है और ऊपर छत है, तो दोनों का ही मिश्रण हो गया, एम्बुलेटरी पैसेजवे। और तीसरी बात जो वेसर के टेम्पल्स की है कि ना सिर्फ नागर और द्राविड़ से ये प्रेरित हैं, उसके अलावा ये बुद्धिस्ट चैत्य से भी प्रेरित हैं, ठीक है। सो बुद्धिस्ट चैत्य से भी प्रेरित हैं। और बुद्धिस्ट चैत्य का क्या फीचर है कि जब आप अजंता और एलोरा की गुफाएं देखते हैं, जो कि बुद्धिस्ट गुफाएं, उनकी जो बुद्धिस्ट गुफाएं हैं, तो बुद्धिस्ट गुफाओं में पीछे का जो हॉल होता है वो सेमी सर्कुलर होता है। और इसमें भी, ठीक है, आप वेसर स्टाइल में भी देखेंगे कि जो हॉल है वो सेमी सर्कुलर होता है, एकदम बुद्धिस्ट चैत्य की तरह। तो ये कुछ बातें रहीं वेसर के मंदिरों की। अब जहाँ तक एग्जाम्पल्स की बात है, तो वेसर के मंदिरों के एग्जाम्पल्स में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है दुर्गा टेम्पल ऑफ अयहडे। सो लिखने में ये लिखते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन में ये अयहडे बोलते हैं, कन्नड़ प्रोनाउंसिएशन में। मे बी मैं भी थोड़ा सा उतना बेटर वे में नहीं बोल पा रहा हूँ, बट जो लोग कर्नाटका से हैं तो इन कन्नड़ा लैंग्वेज दे मस्ट बी एबल टू स्पीक इट बेटर। देन दूसरा टेम्पल है जो वो भी यहीं इसी जगह पे है, तो लडखंड टेम्पल ऑफ आईहोल। और फिर उसके बाद दिन पापनाथ टेम्पल ऑफ पट्टकल। तो ये एग्जाम्पल्स हैं दुर्गा टेम्पल, लडखंड टेम्पल एंड पापनाथ टेम्पल वेसर स्टाइल के। तो अब हम चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, अंतिम टॉपिक टेम्पल आर्किटेक्चर का, और वो है कर्नाटका स्टाइल में ही दूसरा स्टाइल जिसको बोलते हैं होयसल मंदिर। तो होयसल के मंदिर, ठीक है, होयसला टेम्पल। होयसला टेम्पल ये 11वीं 12वीं शताब्दी में ये डेवलप हुए हैं, मेनली 12वीं शताब्दी में। और जब दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से स्टैब्लिश होता है, खिलजी और तुगलक वंश जब शासन करते हैं, उस टाइम पे इन्वेजन होते हैं इन मंदिरों पे। और ये मंदिर
का डिस्ट्रक्शन भी होता है। दो कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स अभी भी सर्वाइविंग हैं। तो होयसल के मंदिर बने कहाँ थे? पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम कर्नाटका का मैप बनाएं, ठीक है, तो भारत का मैप पर्टिकुलरली, एंड भारत के मैप पे कर्नाटका इज गोइंग लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारा बेंगलोर होगा, और उसके इधर की तरफ अगर जो यहाँ से आप मूव हो रहे हो तो ये पूरा होयसल का साम्राज्य था, ठीक है। सो दिस एरिया वाज होयसल किंगडम, होयसला रूलर्स। तो इसी इलाके में जिसमें मैंगलोर, हासन, ठीक है, ये चिकमंगलूर, कुर्ग जो कॉफ़ी बेल्ट है कर्नाटक का, वो आता है। तो होयसल के मंदिर होयसल रूलर, होयसल शासकों द्वारा बनाया गया था, और अपने आप में ही एक अलग अनुभूति है इनको देखना। तो क्या है स्पेशल होयसल के मंदिरों में? सबसे पहले कि होयसल के मंदिर स्टार शेप्ड ग्राउंड प्लान है, ठीक है। तो इनका जो ग्राउंड प्लान है वो स्टार शेप्ड है, जिसको हम बोलते हैं स्टेलेट, स्टेलेट देन, एंड स्टेलेट का जो शेप होगा, ठीक है। तो ग्राउंड प्लान जब आप एक ऊंचाई से देखते हो तो जो जो चबूतरा है मंदिर का, जिस पे मंदिर बना हुआ है, वो आपको स्टार के शेप में दिखेगा। तो ये सबसे पहली स्पेशलिटी है, ठीक है। दूसरी स्पेशलिटी इसके इनके मंदिरों की वो ये है कि इनके मंदिर में क्लोराइटिक सोपस्टोन यूज होते थे, ठीक है। तो क्लोराइटिक सोपस्टोन का बहुत महत्वपूर्ण फीचर है कि जब इसमें पानी डाला जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने के बाद दिन बहुत अच्छे स्कल्पचर्स बन सकते हैं इससे। और उसके अलावा जब ये सूख जाते हैं, तो जब इनमें पानी होता है तो ये ब्लैक कलर में होते हैं, और जब ये सूख जाते हैं तो ये स्मोकी ग्रे कलर में होते हैं। तो कलर चेंज होता है स्टोन का, और उसकी वजह से मंदिर की खूबसूरती भी बदल जाती है। तो ये तो बहुत ही यूनिक है, और इसी वजह से चूंकि क्लोराइटिक सोपस्टोन यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे आइकोनोग्राफी मतलब जो मूर्ति कला है वो बेहद ही एक्सीलेंट लेवल का है, वन ऑफ द फाइनेस्ट। फिर आगे जब बढ़े तो इसमें जहाँ तक बात आती है मंदिर के टॉवरों की, तो मंदिर के टॉवर जो हैं वो उनको बोलते हैं भूमिजा स्टाइल टॉवर थे, ठीक है। आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मंदिरों में है, बट सब में नहीं है क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो भूमिजा स्टाइल टॉवर इज लाइक कि जो नॉर्थ का शिखर है उसी शिखर में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कल्पचर करके बट कर्वेचर होता है, ठीक है। तो ये भूमिजा स्टाइल टॉवर्स होते हैं होयसल के मंदिरों में। उसके अलावा मंदिर के जो बाहर के वॉल्स हैं, ठीक है, उस पे आप देखोगे कि जो संरचनाएं बनी हुई हैं, जो स्कल्पचर्स मूर्ति कला बनी हुई है, वो महाभारत, रामायण और पुराणों से प्रेरित है। तो पूरे के पूरे वॉल आप एक चक्कर लगा लो, आप पूरा का पूरा महाभारत विटनेस कर लोगे, आप पूरा का पूरा रामायण विटनेस कर लोगे। तो ये एक यूनिक एस्पेक्ट है। और मंदिर के अंदर के भाग में आप देखोगे पिलर्स ऐसे हैं कि पिलर्स ही बड़े एक्सेलेंट लेवल के हैं, लेथ से बनाए हुए पिलर, उनकी जो कार्विंग है वो बड़ी ही खूबसूरत है। उसके अलावा जो हिंदू धर्म में यंत्र होते हैं, ठीक है, तो यंत्र बनाए हुए हैं रूफ पे। उसके अलावा स्कल्पचर्स बहुत सारे हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं। तो इट इज़ अ ब्यूटी इन इटसेल्फ देन। एंड when it comes to example of the होयसल स्टाइल टेम्पल, तो एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट है होयसलेश्वर टेम्पल, होयसलेश्वर टेम्पल। फिर उसके अलावा चन्न केशव टेम्पल, तो होयसलेश्वर टेम्पल इज इन हैलेबिड देन। फिर इसके अलावा चन्न केशवा टेम्पल। तो दो चन्न केशवा टेम्पल हैं, एक तो बेलूरू में है और दूसरा सोमनाथपुरा में। तो ये तीनों ही टेम्पल अभी के टाइम पे, ठीक है, दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को हेरिटेज साइट, ठीक है। तो दो चन्नकेशवा टेम्पल हैं, एक बेलूरू में, एक सोमनाथपुरा में। ना अब इससे रिलेटेड मैं जाते जाते इस टॉपिक में आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी मे बी आपका अटेंशन ना गया हो, ठीक है, कि मैं कल्चर से रिलेटेड भी काम करता हूँ
अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी एजुकेशन, ठीक है। तो उस लिहाज से मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, कल्चर क्वांटम, जो भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी है, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा एक चैलेंज था कल्चर का, जिसमें ऑल इंडिया 8 लाख एंट्रीज थे, मैंने सेकंड पोजीशन उसमें अचीव की, मुझे मुंबई में सम्मानित भी किया गया। तो उसमें वो यूट्यूब चैनल में मैंने होयसल के मंदिरों को कवर किया है। वैसे तो मैंने बहुत सारे मंदिरों को कवर किया है। आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को फॉलो करें, ठीक है, और उसके बेनिफिट्स लें। तो द नेम ऑफ द चैनल इज, यूट्यूब चैनल इज कल्चर क्वांटम, कल्चर क्वांटम है। तो आप इसको, मैं फिर से क्वांटम नीचे लिख दे रहा हूं, आप इसको फॉलो करें। एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी स्टफ आपको मिलेंगे इसमें कल्चर क्वांटम में, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द बुक विच आई हैव रिटन, अ जर्नी थ्रू इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो दिस इज माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज वन वे टू कनेक्ट with me. So it is another way to connect with me and get the benefits of the coverage I make about the India's culture. तो इसी के साथ टेम्पल आर्किटेक्चर का ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के साथ। आई होप कि आज की क्लास आपको बेनिफिट देने वाला है दोनों प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। इसी के साथ थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट क्लास विथ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर।